जी जनाब, मुझे काइंडली क्लियर कर दें। आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? ओके जी। लास्ट लेक्चर से कोई किसी का सवाल है तो मुझे बताए, अगर नहीं है तो हम लेकर चलते हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं। कल हमने एसेट्स की बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, क्या है, कैसे है, किस तरह लेके चलेंगे। अब हम आगे चलेंगे और आगे मूव करेंगे, और उसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो भी कमेंट्स करने हैं आपने एडमिन ओनली नहीं करने, आपने सेंड टू ऑल करने हैं, ठीक है, ताकि मैं आप क्वेश्चंस के जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो देता रहूँ। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने देख बात जो करनी है वो है एक्सपेंसेस की। तो जो हम एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, जो एक्सपेंसेस वगैरह बोर करने हैं, वो हमारे क्या होंगे, हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इनको देखना है। अच्छा जी, अब देखें, एक होते हैं हमारे पास जो हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्या होते हैं हमारे पास? ये है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक्सपेंस किया है फॉर द ईयर, जो हमने खर्चा वगैरह किया है, हम उसे क्या कर रहे होते हैं, हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो शो कर देते हैं। क्या करते हैं? हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अब ये हैं तो हमारे अखराजात ही, ये हैं तो हमारे खर्चे ही, लेकिन हम इनको एक्सपेंस आउट तो कर ही नहीं रहे। हम इन्हें क्या कर रहे होते हैं, हम तो इन्हें कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। हम इन्हें क्या कर रहे होते हैं, हम इनको कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। अब चूंकि हम इन्हें कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा आउटफ्लो तो क्या, हम मशीन लेके आए हैं, पेन लेके आए हैं, कंप्यूटर लेके आए हैं, मशीन लेके आए हैं, बिल्डिंग लेके आए हैं, आउटफ्लो तो हुआ है। अब हमने क्या करना है, जब हम इन्हें कैपिटलाइज करेंगे तो ओवर द लाइफ हम क्या करते हैं, हम इन एसेट्स से, जो हम एसेट्स खरीदते हैं, जो हम एसेट इस्तेमाल करते हैं, हम ओवर द लाइफ क्या करते हैं, हम ओवर द लाइफ इन एसेट से बेनिफिट्स हासिल कर रहे होते हैं। क्या होते हैं, जब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे हमें फायदे मिल रहे होंगे। तो जो हमें फायदे मिल रहे होंगे ओवर द लाइफ, हमने क्या करना होगा, उसी पैटर्न में जितना बेनिफिट लेंगे, उसी पैटर्न में हमने क्या करना है, उसको एक्सपेंस आउट भी करते जाना है। और हमने शो करना है कि जी हमारा ये खर्चा जो है वो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम डेप्रिसिएशन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब पता है क्या होता है? जरा आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? एस्टिमेट, वेरी गुड। कौन सा एस्टिमेट, लाइक मुझे आप बताएं, आप अभी छोड़ें कि आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा, जिंदगी में फर्स्ट टाइम अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बताएं जी। एसेट की लाइफ में कमी होना। और यार आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो फजूल हो जाती है अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो। डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड, हाँ ठीक है, सिस्टमेटिक एलोकेशन, ओके। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वेरी गुड। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ओके। यूज ऑफ एसेट ओवर टाइम, ओके। अब ले मैन, अब आप देखें ना, अब हम बात करते हैं ले मैन की लैंग्वेज में। ले मैन की लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है
कि एसेट के चलने के साथ ये ओवर द लाइफ या ड्यूरिंग द लाइफ, क्या कह सकते हैं आप, यू कैन से दैट ड्यूरिंग द लाइफ, जब हम एसिड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, यूज करने की वजह से, क्या कर रहे हैं, यूज करने की वजह से, यूज करने की वजह से जो एसिड की वैल्यू में कमी आती है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही होती है, हम उसको सादा अल्फाज में क्या कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। आप एक नई मशीन लेके आते हैं, आप उस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और चलती है, पुरानी हो जाती है, उसके पुर्जे टूट रहे हैं, वेयर एंड टेयर हो रही है, उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहला रही होती है। ऐसा ही है, बताएं जी, ऐसा ही है। अब हमने इसी डेफिनेशन क्या करना है, देखना है क्या है, कैसे है और किस तरह से ये कैलकुलेट होगी, सारा कुछ हमने सीखना है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ सिस्टमेटिक एलोकेशन। क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन है। एलोकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। सिस्टमेटिक एक तरीकेकार है, किसकी, डेप्रीशिएबल अमाउंट की। किसकी एलोकेशन है, डेप्रीशिएबल अमाउंट की। किसके ऊपर एलोकेट कर रहे हैं, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब जो एसेट की यूजफुल लाइफ होगी उसके ऊपर उसकी डेप्रीशिएबल अमाउंट को अगर हम सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दें तो ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो कंसिडर हो रही होती है। अब सवाल ये है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। सवाल क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। देखिए डेप्रिशिएबल अमाउंट का लफ्ज़ी तर्जमा क्या है, कि वो अमाउंट है जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है। ये मेरी क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, रेजिडुअल डेप्रिशिएबल अमाउंट कहला रही होती है। अब मतलब क्या, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू है। व्हाट डज इट मीन, स्क्रैप वैल्यू का, कि हम आज एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम आज अंदाजा लगा रहे हैं कि जब एसेट हमारे पास पूरी लाइफ चल जाएगा, मतलब 5 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, तो वो कितने का बिक जाएगा, कितने का स्क्रैप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कितने का स्क्रैप हो जाएगा। वो हमारी क्या है, स्क्रैप वैल्यू। मतलब मैं आज बैठा हुआ देख रहा हूँ, आज बैठा हुआ जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 5 साल के बाद ये मशीन जो है इतने की बिकेगी, या आज के दिन में इस तरह की 5 साल पुरानी मशीन की क्या कीमत होगी, वो मेरी क्या कहला रही होती है, वो मेरी रेजिडुअल वैल्यू कहला रही होती है। तो कॉस्ट में से हम क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू लेस करवाते हैं। मतलब मैं आज एक मशीन लेके आता हूँ, मैंने मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की, मुझे पता है कि मैं इस मशीन को 5 साल तक चला सकता हूँ। 5 साल चलाने के बाद ये मशीन का मैंने पता करवाया, मुझे कबाड़िए ने कहा यार मैं तो ले लूंगा 40,000 रुपए की, तो ये मैं माइनस कर दूंगा। इसका मतलब मुझे आज के दिन पता लग रहा है कि जब मैं 2 लाख रुपए की मशीन लेके आऊंगा तो इस 2 लाख की मशीन को पूरी लाइफ चलाने के बाद 40,000 तो मेरा क्या हो जाना है, रिकवर हो ही जाना है, ये मुझे मिल ही जाना है, ये मुझे वसूल हो ही जाना है। तो हम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करवाएंगे तो मेरे पास जो जवाब आएगा ये मेरी क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। कि ये वो अमाउंट है या ये उस एसेट की वैल्यू है जो मैंने क्या करनी है, डेप्रिशिएट करनी है, जिसको इस्तेमाल करूं। अगर 5 साल है तो 5 पे डिवाइड करूंगा,
तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और वो कितनी होगी, दैट इज 160 डिवाइडेड बाई, ये बनेगी हमारे पास 32,000 रुपये। इतनी बनेगी 32,000 जो है, ये हर साल हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, समझ आई? मतलब कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो जवाब आएगा वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट कंसीडर हो रही होगी। समझ आइए इस चीज़ की? अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना। क्या? नंबर वन, हमने देखना है कि हमारे पास जो यूजफुल लाइफ है वो क्या होती है, वो देखना है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। कॉस्ट क्या होती है वो हम देखेंगे। फिर ये सिस्टमेटिक एलोकेशन क्या मतलब है, होनी कैसे है, इस तरह से हम सिस्टमेटिकली एलोकेट कर रहे होंगे, ये क्या करेंगे हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। देखें, कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो है ये हमने डिटरमिन कल की थी। ज़रा मुझे बताएंगे जब हम कॉस्ट मेजर करते हैं तो कॉस्ट में क्या कुछ आता है, क्या चीज़ें कॉस्ट में होती है, ज़रा बताएंगे मुझे आप लोग। कल हमने देखा था कि कॉस्ट में क्या कुछ आता है। हम कल पढ़ के आए थे कि जो मेरे पास परचेज प्राइस होगी वो इसमें आएगी। इसमें से जो मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट होगा वो मैं लेस करवा दूंगा। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं, वो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऐड करेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम बीच में ऐड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी कि ये मेरी क्या बनती है, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है बन रही होती है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कल देखा था कि ये हमारी क्या कहलाती है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो कंसीडर हो रही है। तो कॉस्ट का तो हमें पता है कॉस्ट किसे कहते हैं। अब सवाल है रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। देखें, ये क्या है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। क्या है कि हम आज अंदाजा लगा रहे हैं कि आज हमारे पास क्या हो, इतना ही पुराना एसेट हो, जितना पुराना एसेट हो चुका होगा 5 साल के बाद, उसकी मार्केट में क्या कीमत होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू कहला रही होती है। देखिए क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, देखें, आप एक मशीन लेके आते हैं और आप डिटर्मिन करते हैं, आप कहते हैं जी मशीन की लाइफ जो है वो कितनी है, हमारे पास 5 ईयर्स है। कितनी है मशीन की लाइफ, हमारे पास 5 साल है। कितनी है, 5 साल। आप खड़े हुए हैं यहाँ पे आज के दिन, आपको पता है मशीन इस्तेमाल करनी है, 5 साल के बाद क्या करनी है, आपने ये मशीन जो है वो बेच देनी है। तब क्या करेंगे, आप जाएंगे आज के दिन देखेंगे मार्केट में कि आज के दिन ये 5 साल पुरानी मशीन, क्या देखेंगे, आज के दिन जो है 5 साल पुरानी मशीन की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। वो जो वैल्यू आप डिटरमिन कर रहे होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वैल्यू कहला रही होगी। यार मुझे अंदाजा हो रहा है कि आज के दिन अगर 5 साल पुरानी मशीन है, इतने की बिक रही है, तो आपकी मशीन भी क्या हो रही होगी, इतने की बिक रही होगी। ये क्या कहलाएगा आपका, ये वो रेजिडुअल वैल्यू कहला रहे, तो ये एक एस्टिमेट है, अंदाजा है इतने का होगा। और फिर आती है हमारे पास यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ में हम क्या देख रहे होते हैं, यूजफुल लाइफ में हम देखते हैं कि वो पीरियड जिसमें हमारे पास एसेट अवेलेबल रहेगा, 5 साल 10 साल, जितना हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी क्या होगी, यूजफुल लाइफ होगी। या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन,
जितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं एसेट्स बना रहा होगा, जब तक हमारे पास रहेगा, वो उसकी क्या कंसिडर होगी, यूजफुल लाइफ कंसिडर होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू, इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कह रहे होते हैं। और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो है वो क्लियर हुई। देखें, एक होती है एसेट की टोटल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, यूजफुल लाइफ। ये है हमारे लिए जो है ना रेलेवेंट, वो हमेशा यूजफुल लाइफ है। क्या रेलेवेंट है हमारे लिए? हमारे लिए हमेशा यूजफुल लाइफ जो है वो रेलेवेंट होती है। जी जनाब, इन दोनों में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना मैं आगे चलता हूँ। जी, ये एस्टिमेट होता है, प्योर हम एस्टिमेट जो है वो कर रहे हो। आपने सिर्फ अपने यूजफुल लाइफ तक चलाना है। यूजफुल लाइफ के बाद आप क्या करेंगे, आप एसेट को डिस्कार्ड कर देंगे। आपने जितना इस्तेमाल करना वो आपके लिए है ना। आप एक एसेट को लेके आए हैं कि चलना ही 5 साल है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो आपके लिए रेलेवेंट यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। इकोनॉमिक लाइफ आप उस ला के बेच दें, अगला बंदा इस्तेमाल करे, वो उसके लिए रेलेवेंट है। हमारे लिए यूजफुल लाइफ है कि हमने कितना इस्तेमाल करना है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट को जब यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं, तो जो मेरे पास जवाब आता है वो मेरी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन जो है वो कहला रही होती है। अब इस डेप्रिसिएशन से ही हमने क्या करना है, चीज़ें वगैरह जो है वो कैलकुलेट करनी है। ज़रा ये एग्जाम्पल पढ़ें और ज़रा मुझे बताएंगे इस एग्जाम्पल में डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है और यूजफुल लाइफ क्या है एसेट की। बताएं। देख लेते हैं 10 साल जिन्होंने कहा है उसको देख लेते हैं। कहता है जी एन एसेट कॉस्ट रुपीज 1 लाख। एक एसेट की कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए। कितनी है कॉस्ट? 1 लाख रुपया है। और हम उसको 10 साल तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 साल तक वो इस्तेमाल हो सकता है। ओके। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज द एसेट फॉर 6 ईयर। लेकिन मैनेजमेंट क्या चाह रही है, इस एसेट को 6 साल तक इस्तेमाल करना चाह रही है। एट विच 6 साल के बाद
एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी 40,000, कि वो 40,000 रुपये का बिक जाएगा। हमने बताना है कि इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी और लाइफ क्या होगी। देखिए डेप्रिशिएबल अमाउंट के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं, और वो क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है हमारे पास 1,00,000 रुपया, कितने का बिक जाएगा, 40,000 का बिक जाएगा। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बनेगी हमारी, 60,000 जो है वो बन रही होगी। अब लाइफ क्या है, देखिए ये 10 साल जो है ये इस एसेट की टोटल लाइफ है। ये क्या है, ये इस एसेट की टोटल लाइफ है। आपने कितना सा इस्तेमाल करना है, 6, तो आपके लिए यूजफुल लाइफ क्या होगी, 6 ईयर होगी। तो इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर आप डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, तो जो आपका जवाब आएगा ये होगी आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कि 1 साल की आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो इतनी बन रही होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक टर्म आती है कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? आप इसे कह सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, कि ओवर द लाइफ हम क्या करते हैं, हम एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसे क्या कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कंसिडर हो रही होती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक मशीन है, हम एक मशीन ए लेते हैं, और मशीन ए की जो कॉस्ट है वो हम कहते हैं दैट इज 5 लाख रुपए। ठीक है जी। और आप कहते हैं कि आपने इस मशीन को यूज करना है, आपके पास लाइफ जो है वो उसकी 8 ईयर्स है, और आप कहते हैं कि आप 8 साल के बाद बिक जाएगी। तो इसने इसको 8 में इसको 5 कर देते हैं, सॉरी, 5 साल है। आप कहते हैं जब बिक जाएगी, स्क्रैप वैल्यू जो है वो इसकी आप कह देते हैं 50,000 है। ठीक है, मुझे बताएं इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी फॉर द ईयर, जरा मुझे बताएं। कितनी आएगी, 90,000। कैसे निकालिए 9,000, देखें फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000। लाइफ कितनी है, 5 साल। तो क्या होगा आपके पास, 4,50,000 डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो जवाब क्या आ जाएगा, 90,000। ये बनती है आपकी डेप्रिसिएशन। अब हम इसकी अगर 5 सालों की डेप्रिसिएशन निकालें, तो देखिए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन भी क्या आएगी, 90,000 ही आएगी। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन भी क्या आएगी, 90,000 ही आएगी। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन जो है वो भी क्या आएगी, हमारे पास 90,000 ही आएगी। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन जो है वो भी कितनी आएगी, हमारे पास 90,000 ही आएगी। ईयर 5 की डेप्रिसिएशन भी हम क्या निकालेंगे, 90,000 ही आ रही होगी। मतलब हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी यही होती है, वो हमारी यही कंसिडर हो रही होती है। हमने क्या करना है, हमने इसको इकट्ठा करना है।
अब व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम हर साल के डेप्रिसिएशन को जमा करते जा रहे हैं। अब देखिए, पहले साल जब डेप्रिसिएशन किया, पहले साल की डेप्रिसिएशन तो 90,000 ही आई थी। लेकिन जब सेकेंड ईयर के एंड पे पहुंचेंगे तो सेकेंड ईयर के एंड पे क्या हो रहा है? पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 90,000। और इस साल की कितनी डेप्रिसिएशन आई है? 90,000। हम दोनों को जमा कर देंगे, मतलब 2 सालों की जमा करेंगे तो कितनी बन जाएगी डेप्रिसिएशन? 1,80,000 बन रही होगी। अगले साल चलेंगे तो अगले साल की कितनी डेप्रिसिएशन? 90,000। पिछले साल में कितनी बनती है दोनों की? 1,80,000। हम इस 90,000 को जमा कर देंगे 1,80,000 से, ये कितनी बनेगी हमारी? 2,70,000 बनेगी। फिर ईयर 4 की कितनी बनती है? ईयर 4 की बनती है हमारे पास 90,000। और 3 सालों में कंबाइन कितनी बन रही है हमारे पास? 2,70,000 जो है वो बन रही होती है। अब इसे कंबाइन करेंगे तो कितनी बनेगी? 3,60,000 बन रही होगी। और ईयर 5 में कितनी आई थी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? 90,000। पिछले 4 सालों की कंबाइन कितनी बन रही होती है? 3,60,000। आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? 4,50,000 बन रही होगी। तो रिमेंबर, ये हमारी क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कि हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं? हम उसकी लाइफ के ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी उसे क्या कर रहे होते हैं? हम उसको सम कर रहे होते हैं, हम उसको जमा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हम उसको जमा कर रहे होते हैं। वो जो जमा करके आती है वो हमारी क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाती है। एक चीज याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ लाइफ हमारी जो है ये कितनी होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी क्या है? ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये कहलाती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसकी समझ आई कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? अच्छा जी, अब दूसरा आता है हमारे पास कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट भी से हम कहते हैं, इसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो भी कहते हैं। मतलब कैरिंग अमाउंट भी कहलाती है ये, कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है, या WDV जो है ये कंसिडर हो रही होती है। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो वैल्यू आएगी ये मेरी कहलाएगी बुक वैल्यू। मतलब ये है कि इतनी वैल्यू का एसेट जो है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरी क्या कहला रही होती है? ये मेरी कैरिंग अमाउंट कहला रही होती है, या ये मेरी बुक वैल्यू कहला रही होती है। जैसे ईयर 1 की अगर बात करें, देखिए ईयर 1 की ये थी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ईयर 1 पे अगर हम कैलकुलेट करें, ईयर 1 के ऊपर हमारी कॉस्ट जो है हमने निकालनी है कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर बात करूँ ईयर 1 पे, तो ईयर 1 के लिए कॉस्ट जो है वो तो मेरी ₹1,00,000 थी। और ईयर 1 की जो डेप्रिसिएशन है, ये सॉरी, कॉस्ट मेरी कितनी थी? 5,00,000 थी। जो डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी है? ये 90,000। तो मैं 90,000 लेस करवा दूंगा, जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना बनेगा? 4,10,000। ये 4,10,000 क्या है? बेसिकली ये मेरी बुक वैल्यू। मतलब क्या है इसका? कि 4,10,000 का एसेट जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ? इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या है? 4,10,000 का जो मेरे पास एसेट जो है बचा हुआ है। फिर अगर हम ईयर 2 में आएंगे तो कॉस्ट तो हमारी 5,00,000 है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। लेकिन ईयर 2 के एंड के ऊपर मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,80,000 थी। तो मैं 1,80,000 लेस करवा दूंगा। कितना जवाब आएगा मेरे पास? 3,20,000 के मेरे पास जो एसेट है वो कितने का है? 3,20,000 का है। ईयर 3 पे अगर देखूं तो मेरे पास कॉस्ट सेम, कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, वो कितनी रहेगी? 5,00,000। अब ईयर 3 के ऊपर मेरे पास क्या है? 2,70,000 है। अगर मैं इस 270 को यहाँ पे लेस करवा दूँ तो मेरे पास जो कैरिंग वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 2,30,000 होगी। अगर ईयर 4 पे देखूं तो ईयर 4 के ऊपर जो है
वो हमारे पास कॉस्ट जो है वो 5 लाख है, माइनस हम कर देंगे 3,60,000। क्या जवाब आएगा मेरे पास? 1,40,000 आएगा। ये मेरी कैरी मतलब अभी ये चौथा साल खत्म हुआ, स्टिल मेरे पास 1,40,000 रुपये का एसेट जो है मौजूद है। और मैं अगर ईयर 5 पे आता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट जो है वो तो 5 लाख है, और डेप्रिसिएशन कितनी है क्यूमुलेटेड? 4,50,000। तो अब जवाब जो आएगा वो कितना होगा? 50,000 बन रहा होगा। रिमेंबर, लाइफ खत्म होने पे, यहाँ पे लाइफ खत्म हो गई है, जो एंड पे कैरिंग वैल्यू आएगी, जो एंड पे बुक वैल्यू आएगी, वो हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? स्क्रैप वैल्यू के। मतलब कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ। जब हमारा एसिड की लाइफ खत्म हो जाती है तो ये दोनों जो हैं वो बराबर कंसिडर होती है। समझ आई? तो कैरिंग वैल्यू क्या होती है और ये क्या होती है? समझ आई है? व्हाट इज accumulated depreciation and what is carrying value? अब इसको देखिए, इसको रीड करके बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो एसेट की वैल्यू कम कर रहा होता है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नेचर होती है, बिकॉज उससे एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है, नेगेटिव होती है। जी जनाब, क्लियर है? अब हम देखते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये जब हमने डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, उसके मेथड क्या? बिकॉज अभी हमने देखा था, एग्जांपल पढ़ी थी, और ये सिस्टमेटिक एलोकेशन है। अब वो सिस्टम है क्या उसको देखते हैं। तो हमारे पास चार तरह के मेथड हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा है हमारे पास सम ऑफ या डिजिट्स मेथड, चौथा है हमारे पास मशीन और या यूनिट मेथड जो है वो कहते हैं। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रेट लाइन मेथड की। इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करेंगे हम इसको लाइफ के ऊपर। मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। या इन अदर वर्ड्स, हम क्या करते हैं, अगर हमें एसेट की कॉस्ट पता हो, हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे रेट से, तो हमारे पास तब भी क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। अगर हमें रेट ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रेट आ रहा होगा। जैसे
अगर किसी एसेट की लाइफ जो है 5 साल है तो हम रेट निकालना क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरे पास रेट आ जाएगा, वो कितना होगा, 20% रेट कंसिडर होगा। देखिए जी, ये जो मेथड है ये हम नॉर्मली जो है इस्तेमाल करते हैं उन एसेट्स के लिए जिनका बेनिफिट जो है वो हर साल फिक्स होता है। इनके लिए इस्तेमाल करते हैं उन एसेट्स के लिए जिनका बेनिफिट जो है वो क्या है, हर साल फिक्स है। मतलब हमें फिक्स पैसे ही क्या मिल रहे हैं, उनसे आ रहे हैं फिक्स बेनिफिट जो है। बिकॉज क्यों, इसमें जो आंसर आता है, इसमें जो जवाब आता है, इसमें जो आंसर आता है, इसमें जो जवाब आता है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। और उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं होती। अब इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। जरा सवाल है, इस क्वेश्चन को जरा रीड करें, इसको फिर सॉल्व करते हैं। शाबाश, क्वेश्चन पढ़ें, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड को हमने इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। बताएं जी, हमारी सालाना डेप्रिसिएशन कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है हमारी, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 2021 से लेके 2025 तक। तो निकाल लेते हैं। प्लाट हमने बॉट किया 1 लाख रुपए का, लाइफ जो है उसकी 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो उसकी 10,000 है, ईयर एंड होगा उसका 31 दिसंबर को। अब देखिए हमारे पास मेथड जो है वो तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसके मुताबिक डेप्रिसिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करेंगे हम इसको लाइफ के ऊपर, तो मेरे पास डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, कॉस्ट है मेरे पास वो है 1 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है, 10,000 रुपये की है, लाइफ जो है वो मेरे पास 5 साल की है। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी इसकी जरा बताएं, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 18,000, 18,000 जो है वो क्या होगी, इसकी डेप्रिसिएशन होगी। अब हर साल जो कि मेथड स्ट्रेट लाइन है, हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई किसी किस्म की इसमें तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। मतलब उसने 21 से लेकर 25 तक कहा है, तो 2021 की डेप्रिसिएशन भी हमारे पास 18,000 आएगी, 2022 की डेप्रिसिएशन भी हमारे पास 18,000 ही आएगी, 2023 की डेप्रिसिएशन भी हमारे पास 18,000 आएगी, और 2024 की डेप्रिसिएशन भी हमारे पास कितनी आएगी, 18,000 ही आएगी। और इवन जो 2025 होगा, 2025 की डेप्रिसिएशन भी जो है वो मेरे पास कितनी आएगी, वो मेरे पास 18,000 ही आ रही है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कभी भी कोई भी किसी किस्म के चेंजेस जो है वो नहीं आ रही है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी वो मैंने यहाँ पे क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो हमने सिंपल जमा करना है। देखें 2021 की जो डेप्रिसिएशन बनेगी एक्यूमुलेटेड वो कितनी बनेगी, 18,000। 2022 की कितनी बन जाएगी, देखिए 21 की भी 18, 22 की भी 18, इनको जमा कर दें कितनी बन जाएगी ये एक्यूमुलेटेड, 36,000 बन जाएगी। फिर 2023 की अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट करें, तीनों को जमा कर लें, 18, 18, 36 और 18 कितना बनेगा, 54,000, 54,000 जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर 2024 मतलब 4 सालों की अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 72,000। और आप अगर 5 सालों की कंबाइन कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 90,000 जो है वो आ रही होगी। ठीक है,
अब ये भी हमारी हो गई। अब कैरिंग अमाउंट रह गई है, तो हम कैरिंग अमाउंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी कैरिंग वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखें, ईयर वन के लिए अगर हम निकालें, मतलब 2021 के लिए, तो कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख रुपया और स्क्रैप वैल्यू है 18,000 रुपया। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगी 82,000 रुपया। फिर हमारे पास ईयर टू जो है, उसको अगर हम देखें, 1 लाख रुपया है। 1 लाख में से अगर मैं 36,000 जो है वो लेस करवा दूँ, तो कितनी बनेगी इसकी कैरिंग वैल्यू? 64,000 जो है वो बन रही होगी। फिर मैं अगर ईयर थ्री की बात करूं, 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए में से हमने 54,000 जो है वो लेस करवाना है। कितना बनेगा ये? 46,000 बन रहा होगा। फिर ईयर फोर की बात करें, तो 1 लाख में से हमने 72,000 जो है वो लेस करवाया। तो कितनी कैरिंग वैल्यू आ गई है? 28,000। और ईयर फाइव में अगर हम लेस करें, 1 लाख था। 1 लाख में से अगर हम 90,000 जो है वो लेस करवा दें, कितनी कैरिंग वैल्यू आएगी? 10,000। तो ईयर एंड के ऊपर ये कैरिंग वैल्यू है। ये जो 10,000 आई है, ये ईयर एंड की कैरिंग वैल्यू है, विच इज इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। जो 10,000 थी, ये क्या है? उसके बराबर। तो ये चीज़ जो है हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। क्यों भाई, समझ आइए? समझ आइए? मुझे इसका जवाब बताएं क्या आता है। रेट कैलकुलेट करना है। देखिए जी, रेट का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करने क्या रेट आता है? 20%। फिर ये रीड करें, बताएं क्या जवाब होगा इसका। तो सर रेट 20%, अगर इसको हम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20,000। आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 से। 18 ही आएगा। ओके सर। जी जी, बताएं जी, इसका जवाब दें मुझे, शाबाश, जल्दी से। देखें जी, कहता है जी, व्हाट विल बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जब हमने खरीदा था, तो कितनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? इफ अ proportion of full year's depreciation is charged according to the period for which the asset has been held। मतलब जितना अरसे के लिए एसेट खरीदा, उतनी ही की हमने निकालनी है, मतलब टाइम प्रोपोर्शनली करना है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर क्या है? एक एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर है। उसने एक एसेट लिया है 1 मई को। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा,
आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है कब? 1 जनवरी को, खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। आप एसेट ले रहे हैं यहाँ पे यकम मई को, और वो आपका एसेट यहाँ से लेके यहाँ तक इस्तेमाल होने, ठीक है। आपने ये एसेट कितने का लिया है? 60,000 का लिया है। उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल है। स्क्रैप वैल्यू तो कोई भी नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन से हमने करना है। अब आप देखें, खुद सोचें, अगर मैं 60 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगी, वो पूरे साल की आएगी। इसकी आएगी पूरे साल की। क्या मेरे पास ये वाला एसेट इस पूरे साल अवेलेबल था? बताएं ज़रा, क्या मेरे पास ये वाला एसेट इस पूरे साल अवेलेबल था? नहीं था ना। इतना अवेलेबल था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इतने ही महीने की हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने बनते हैं? 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो बताएं जी क्या जवाब आएगा? 8,000। तो ये बनेगी हमारी डेप्रिसिएशन। ये क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन बन रही होगी। जी जनाब, ये क्लियर। चलें जी, मैं इसको इतने रखता हूँ आज। कल हम बाकी मेथड्स को देखेंगे, और फिर मैं आपके साथ से कल क्वेश्चन शेयर करूँगा, और हम बाकी प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह कल कर रहे होंगे। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।